भारत में एसयूवी एक बेहद ही अब्यूज टर्म है। कोई भी इन्फ्लेटेड हैचबैक या फिर थोड़ी बहुत भी बेटर ग्राउंड क्लियरेंस किसी गाड़ी की होगी तो उसे एसयूवी बुलाना शुरू कर देते हैं। ये ऐसी कुछ कार्स हैं जो कि उस एसयूवी टर्म की लाज बचाए रख पा रही है। खम्मा दिव्य सज्जनों, my name is Vikas Yogi, you're watching us in studio and this is the new generation Mahindra Thar. So, how does it look? To be honest, Wrangler से मिलती जुलती, but of course उसकी वजह है महिंद्रा का जीप से पुराना कनेक्शन as an official Jeep licensee in India. But of course कई चेंजेस भी किए गए हैं. For example, अब जो ग्रिल है वो काफी अलग नजर आती है जो कि इसे डिस्टिंक्ट लुक देती है. बाकी वही आइकॉनिक राउंड हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं जो कि अब भी हैलोजन ही हैं. हुड जो है वो भी आपको पुराने थार के जैसा लगता है. उसके अलावा आपको नजर आएंगे हैलोजन फॉग लैंप्स और एलईडी डीआरएल्स. पर ये बात तो अब हम सभी को माननी पड़ेगी कि न्यू जनरेशन थार अब पहले से ज्यादा ब्रॉड लगती है और पहले से कहीं ज्यादा अप मार्केट भी. साइड में भी ऑफ कोर्स कई चेंजेस किए गए हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि इसका जो टॉप एंड एलएक्स ट्रिम है उसके साथ में अब आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं विद 255/65 सेक्शन टायर्स. हालांकि जो इसका एंट्री लेवल AX ट्रिम होगा उसके साथ में आपको 16 इंच के व्हील्स मिलेंगे. रेयर में आपको देखने को मिलेगा वही आइकॉनिक टेल माउंटेड स्पेयर व्हील और न्यूली डिजाइन एलईडी टेल लैंप्स. उसके अलावा टेल गेट के ऊपर जो ग्लास पैनल दिया गया है, ना कि वो सिर्फ देखने में सुंदर लगता है, आप उसे अपने यूसेज के हिसाब से ऊपर की तरफ उठा भी सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स रियर सीट को आप फोल्ड भी कर सकते हैं इन केस आपको थोड़ा ज्यादा सामान कैरी करना हो कभी, क्योंकि जो बूट स्पेस है वो काफी कम लगता है. मैक्सिमम 1-2 छोटे बैग्स आप उसमें रख सकते हैं. तो अगर आपको पहले लगता था कि महिंद्रा थार एक्चुअली पर्पस बिल्ट एक व्हीकल थी, तो पहली वाली जनरेशन ऑफ कोर्स पर्पस बिल्ट होती थी कि जिनको एडवेंचर का शौक था, ऑफ रोडिंग का शौक था, वो लोग इसे डेफिनेटली पसंद करते थे इसकी कैपेबिलिटीज़ के लिए. पर इंटीरियर में वो कुछ खास बात हमेशा से नहीं रही है. मैं इस बार भी नहीं बोलूँगा कि ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपको लगने लगी है, बट मैं आपको ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि अब ये एक रेगुलर कार जैसा आपको जो क्वालिटी चाहिए होती है, एक ऐसी कार जिसके साथ आप हर दिन रह सकते हैं, वैसी ये कार बन गई है. ओवरऑल क्वालिटी जहाँ पर भी आप बात करोगे तो पहले से डेफिनेटली बेहतर हुई है. जैसे पहले लगता था कि रफ एजेस बहुत सारी जगह पे है, वो काफ़ी कुछ हद तक कम कर दिए हैं. और इनफैक्ट ओवरऑल जो मटेरियल यूज़ किया है वो इसे स्टर्डी फील देता है. अगर आप स्टीयरिंग व्हील की बात करोगे तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच जैसा फील आएगा. यहाँ पर आपको कंट्रोल बटन्स भी दिए गए हैं जिससे कि आप इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है उसे ऑपरेट कर सकते हैं. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर आप बात करोगे तो वो भी आपको कलर डिस्प्ले मिलता है TFT की अगर आप बात करोगे, और ये ओवरऑल कलर लेआउट काफ़ी अच्छा लग रहा है. टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है. एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है इस गाड़ी में वो इसका AC यूनिट बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है. हम इसे बहुत ही उमस वाले मौसम में चला रहे हैं और इसने हमें बहुत ही अच्छे से रखा है. इस मौसम में बहुत ही जल्दी ये कूल डाउन कर देता है. अब अगर आप यहाँ पे बटन्स को देखोगे तो ये आपको थोड़ा रेट्रो टाइप फील देता है. हालांकि इनमें से ज़्यादातर बटन्स, ये जो बटन्स हैं, यूजेबल नहीं है. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो USB पोर्ट आपको दी गई है. एक USB पोर्ट है, ये सेकंड USB पोर्ट है, जिससे कि अगर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम अपना फ़ोन लगाना हो तो आप लगा सकते हैं. यहाँ पे ऑक्स का इनपुट आपको दिया गया है, 12V पावर सॉकेट आपको दिया गया है. यहाँ पे एक बड़ी सी जगह दी गई है जहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हैं डेफिनेटली. अब अगर आप देखोगे तो बॉग वार्नर का आपको वही ट्रांसफर केस दिया गया है जो कि पहले भी आता था. ट्रांसफर केस बेसिकली क्या करता है, आपको कैपेबिलिटीज़ देता है कि किस टेरेन में आप चला रहे हैं उसके हिसाब से आप जो आपकी इंजन की पावर है उसको सर्टेन रेशियोज में सेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि न्यूट्रल में है, अगर मैं इसे पीछे की तरफ धकेलता हूँ तो 4L आपको दिख रहा होगा, ये 4WD लो मोड में आ जाता है. दैट मीन्स इस टाइम पर आपको सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन चाहिए होगी. अगर आप ग्रेवल में हैं, आप किसी सैंड में हैं, सैंड ड्यूनिंग अगर आप कर रहे हैं तो 4 लो में आप रखोगे तो मैक्सिमम टॉर्क जो होती है वो डिलीवर आपको ये करने में मदद करता है. इन केस आप हाईवे पे इसे चलाना चाहते हैं तो आप 4 हाई पे डेफिनेटली इसे रख सकते हैं, आपके लिए ठीक है. वाइल यूर ड्राइविंग द व्हीकल शिफ्ट ऑन फ्लाई आप कर सकते हैं. दैट मीन्स चलाते चलाते जब आप गाड़ी चला रहे हैं उस वक्त ही अगर आपको चेंज करना हो तो ये आप डेफिनेटली कर पाएंगे, विच आई थिंक इज़ प्रीटी नाइस. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2 बटन्स आपको दिए गए हैं. फ्रंट विंडोज़ को रोल अप या रोल डाउन करने के लिए दिए गए हैं. हालांकि 1 टच अप डाउन नहीं है, बट यहाँ पे दिए गए हैं और ये थोड़ी जगह थोड़ी ऑकवर्ड लगती है, बट आपको शायद आदत पड़ जाएगी इसकी. यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आपको दिए गए हैं. अगर आप यहाँ पे बटन्स देखेंगे तो मल्टीपल आपको बटन्स दिए गए हैं. ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ ऑन करने का बटन है, ये हिल होल्ड का बटन आपको दिया गया है.
ये आपको जो MID है उसके अलग अलग मेन्यूज को एडजस्ट करने का, सेटिंग्स को चेंज करने का, ट्रिप सेट करने का, फ्यूल एफिशिएंसी देखने का, ये सब बटन्स आपको देता है। ये कैंसिल करने का है और ये मेन्यू को, जो MID का मेन्यू है उसको ऊपर नीचे करने का आपको बटन देता है। ये वाला ऑफ कोर्स हेडलैम्प लेवलर आपको दिया गया है। जहां तक सीटिंग की बात है तो थार की फ्रंट सीट्स पहले के मुकाबले ज्यादा सेंसिबल और कंफर्टेबल हो गई है। सबसे पहले तो जो ओवरऑल कुशनिंग है वो बेहतरीन है। साइड बॉस्टिंग सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है और आप लंबे सपोर्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको लीवर दिया गया है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम थार में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट मिलती है। तो फ्रंट सीट्स तो डेफिनेटली कंफर्टेबल है, बट रियर सीट्स जो हैं उसका कंफर्ट चेकआउट करने के लिए भी मुझे थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि पीछे वाला दरवाज़ा तो ऑफकोर्स आपको मिलता नहीं है। दैट मीन्स आपको यहीं से ही अप्रोच करना पड़ता है और जाना एक्चुअली उतना कुछ ईजी नहीं है। आप इसे थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, सीट आगे हो सकती है और उसके बाद में आप जा सकते हैं। नी रूम मेरे को अच्छा मिल रहा है। थाई सपोर्ट ऑफ कोर्स थोड़ा आप ज़्यादा बेहतर उम्मीद करते हो। सीट बहुत ही लो लगती है, इसलिए थाई सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है और मैं अपना पाँव अच्छे से यहाँ पे नहीं रख पा रहा हूँ सीटों के नीचे, तो थोड़ा सा लेग रूम को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था। मैं ये बोलूँगा कि इसमें 4 लोग डेफिनेटली बैठ सकते हैं, 5 लोगों के हिसाब से ये डेफिनेटली नहीं है। अच्छी बात ये है कि पीछे बैठने वाले जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको दिया गया है। ऑफकोर्स AC वेंट्स तो नहीं दिए गए हैं, बट जैसे कि मैंने कहा AC पावरफुल तरीके से काम करता है, तो वो एक थोड़ा फेवर में इसके जाता है। और ऑफकोर्स आपको ग्रैब हैंडल के लिए ये दिया गया है, फिक्स टाइप का नहीं है। नॉट श्योर ये कितना रिलायबल होगा, क्योंकि लग रहा है कि थोड़ा बेटर क्वालिटी का हो सकता है डेफिनेटली। बट अच्छी बात, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको स्पीकर्स दिए गए हैं। पहली बार हुआ है कि आपको रूफ माउंटेड स्पीकर भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो म्यूजिक आप डेफिनेटली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कप होल्डर्स या फिर कोई भी सामान रखने के लिए आपको जगह नहीं दी गई है। हालांकि यहाँ पे आपको एक हुक दिया गया है, तो आपको कुछ टांगना हो तो आप टांग सकते हो। तो अब शुरू होती है हमारी ड्राइव, जिसे कि महिंद्रा ने बुलाया है फ्रीडम ड्राइव। एक्चुअली फ्रीडम ड्राइव क्यों बुलाया, क्योंकि 15 अगस्त पे इंडिपेंडेंस डे पर हम इसे चला रहे हैं। फ्रीडम ड्राइव को बोलने का एक और रीजन है क्योंकि थार हैज ऑलवेज बीन दैट व्हीकल जो आपको फ्रीडम देती है टू गो एनीवेयर। बट अनफॉर्चुनेटली आज के दिन हम वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। आज 15 अगस्त अगर आप दिल्ली NCR में हैं तो थोड़े रिस्ट्रिक्शंस आपके होते हैं। तो एक शॉर्ट ड्राइव एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जिससे कि हम कार को थोड़ा सा जान पाएँ। इसकी प्रॉपर मीडिया ड्राइव जो है वो बाद में होगी, बट मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बताऊँ कि क्या इसमें चेंजेस है उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म जो है इस व्हीकल का वो कम्प्लीटली नया है। मतलब जो पुराना वाला प्लेटफॉर्म था उसी का एक नेक्स्ट जनरेशन आप प्लेटफॉर्म बोल सकते हो। 3rd जनरेशन प्लेटफॉर्म इसे ये बोलते हैं, जो कि महिंद्रा अपनी और भी कई कार्स में इस्तेमाल करता है। अब उस प्लेटफॉर्म के साथ में और भी कई सारे चेंजेस किए गए हैं। सस्पेंशन जो सेटअप है बेसिकली उसमें चेंजेस किए गए हैं। अब आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन मिलता है रियर में, जो कि पहले नहीं मिलता था। फ्रंट में आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलते ही हैं। तो चैसी प्लस जो रेगुलर सस्पेंशन है, अभी उसके बारे में मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से सिटी के पर्सपेक्टिव से बता सकता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर हो गई है सिटी के हिसाब से। इतने कंफर्टेबली मैंने थार को शहर में आई डोंट थिंक पहले चलाया है, और इसका रीज़न यही है कि सस्पेंशन वर्क्स प्रीटी वेल। जो रेगुलर अंडुलेशंस हैं, छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं, उसमें ये ज़्यादा प्लांटेड आपको लगती है। तो उस लिहाज से डेफिनेटली ये ज़्यादा बेहतर सिटी कार भी बन गई है। क्या ये ऑफ रोडिंग में भी उतनी ही बेहतर हो जाएगी, इसके बारे में एक्चुअली बोलना अभी थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि मैं इसे अभी तक ऑफ रोड किसी सेशन पे लेके जा नहीं पाया हूँ। बट मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम वो भी कर पाएंगे। बट हाँ, 42 डिग्रीज अप्रोच एंगल, 27 डिग्रीज रैंप ओवर एंगल और 37 डिग्रीज डिपार्चर एंगल प्लस 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 650 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी, मैकेनिकल लॉकिंग रियर डिफरेंशियल्स, दोनों एक्सेल्स के लिए ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल, शिफ्ट ऑन फ्लाई 4x4 ट्रांसफर केस विद एन इंप्रेसिव लो क्रॉल रेशियो ऑफ 42:1 और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स यही इंडिकेट करते हैं कि ये एक और ज्यादा बेहतर ऑफ रोडर बन गई है। बट हाँ, इसे टेस्ट करने के लिए हमें एक प्रॉपर ऑफ रोड सेशन करना पड़ेगा, विच शुड हैपन प्रीटी सून। रही बात इंजन्स की, तो आपको थार के साथ पहली बार एक पेट्रोल इंजन मिलता है, और वो भी एक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ में। अगेन अ फर्स्ट फॉर द थार।
ये इंजन 150 bhp की मैक्सिमम पावर और 320 न्यूटन मीटर्स का इंप्रेसिव पीक टॉर्क ऑफर करता है। एक और चीज जो थार को पहली बार मिली है वो है एक 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि पेट्रोल और डीजल दोनों के साथ में ऑफर किया जाएगा एज स्टैंडर्ड। और हमने एक्सपीरियंस किया इसका 2.2 लीटर एम-हॉक डीजल इंजन, जो कि 130 bhp की मैक्सिमम पावर और 320 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देता है। अब एक चीज जो इंस्टेंटली मुझे फील हुई वो है इसका रिफाइनमेंट लेवल और वाइब्रेशंस बहुत कम, स्पेशली लोअर स्पीड्स पे जिस पे हम चला रहे थे। दूसरी चीज, पावर की डिलीवरी भी जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंट आपको लगेगी, जिससे कि ये जर्की कम फील होती है। स्टीयरिंग पहले से लाइट हुई है, क्लच भी लाइट हुआ है, हालांकि गियरबॉक्स अब भी थोड़ा नॉची फील होता है, बट पहले से डेफिनेटली बेटर। तो इन शॉर्ट, न्यू जनरेशन थार अब पहले से ज्यादा इजी हो गई है ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस में। अब ये हाईवे पे कैसा परफॉर्म करती है या हाई स्पीड में इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रहती है, उसके बारे में हम बात करेंगे इसके डिटेल्ड रोड टेस्ट रिव्यू में।